Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you what is gene, what is one gene and one polypeptide hypothesis, and about Biddle and Tatum hypothesis. Dear students, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं what is gene. Gene क्या चीज़ है? Gene is a specific portion of DNA, or we can say it is a specific segment of DNA, or we can say it is a specific sequence of nucleotides. ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है which is present in the DNA inside the chromosomes, and it control a specific character of the body, while we can say it control a specific production of enzyme and a protein in the body. यानी कि मतलब ये है कि ये एक सीक्वेंस है जो किधर प्रेजेंट है, इनसाइड द क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जिसने क्या करना है, एक ख़ास स्पेसिफिक करैक्टर जो है उसको क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल करना होता है। एक ख़ास प्रोटीन के बनने के लिए जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो करैक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं वो वैसे तो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स ही हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, ये डीएनए क्लोजली पैक हुआ है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप हिस्टोन है, और फर्दर आप ये क्रोमेटिन मटेरियल, और फर्दर जब आप इसको क्या करते हैं, अनरैप करते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, डीएनए कहलाता है। और डीएनए का जो सेगमेंट है वो आपके पास क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जीन के बारे में हमने देख लिया, तो दिस इज कॉल्ड अ जीन। ये क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। अब ये जीन जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेंजर आरएनए बनवाने के लिए। और मैसेंजर आरएनए से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी, और ये प्रोटीन बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। दिस इज कॉल्ड जीन। अब डियर स्टूडेंट्स, जीन के बारे में जो मज़ीद स्टडीज़ हैं उसमें हमने देखा कि आपके पास गैरेट एंड वैटसन जो हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने फैमिलीज़ को स्टडी किया। सबसे पहली बात क्या है कि इन्होंने फैमिलीज़ को स्टडीज़ किया। अब इन्होंने फैमिलीज़ के अंदर जो है बहुत सारी डिजीज़ को स्टडी किया, और उन डिजीज़ के जो काजेज़ हैं डियर स्टूडेंट्स उनके बारे में भी पढ़ा। अल्टीमेटली ये इस रिज़ल्ट पर पहुंचे कि बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक फैमिलीज़ के अंदर रन करती हैं, और इन स्पेसिफिक फैमिलीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस जो इन्होंने देखे थे वो क्या थे, डिजीज़ क्यों हो रही थी, रिसेसिव अलील्स की वजह से हो रही थी। अब ये जो रिसेसिव अलील हैं ये क्या करते थे डियर स्टूडेंट्स, किसी भी डिजीज़ के साथ ये क्या थे, एसोसिएटेड थे। अगर तो डिजीज्ड पर्सन है, अगर नॉर्मल है तो फिर क्या होगी, ये बात सामने नहीं आती। तो इन्होंने अल्टीमेटली ये रिजल्ट दिया कि ये जो अलील्स हैं या ये जो रिसेसिव ट्रेट हैं ये बेसिकली मेंडल के ट्रेट्स के साथ क्या करते हैं, आप कह सकते हैं उनकी रेप्लिका हैं, या फिर उनके साथ रिजेंबल करते हैं, या ये वही ट्रेट्स हैं जो मेंडल्स ने बात की थी। फिर इनमें से जो गैरेट था उसने अपनी फर्दर स्टडीज़ को जो है वो जारी रखा, और अल्टीमेटली एक डिज़ीज़ पर पहुंचा जिसका नाम क्या है, अल्केप्टेनोरिया। अब इस डिज़ीज़ के अंदर उसने क्या देखा कि ये डिज़ीज़ भी फैमिलीज़ के अंदर क्या कर रही है, रन कर रही है। वो क्या देखता है इसमें कि ऐसा बंदा जिसको अल्केप्टेनोरिया है, उनके जो यूरिन है उसके अंदर होमोजेंटेजिक एसिड जो है ये पाया गया था। अब ये जो होमोजेंटेजिक एसिड है बेसिकली ये क्या करता है, जैसे ही यूरिन को पास आउट किया जाता था तो ये यूरिन में होमोजेंटेजिक एसिड प्रेजेंट है, लाइक यूरिन में होमोजेंटेजिक एसिड प्रेजेंट है। जैसे ये एयर के साथ रिएक्ट करता है तो एयर में जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट होकर ऑक्सीडाइज होकर डियर स्टूडेंट्स इसका जो कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और वी कैन से इसको हम ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी बोलते हैं। इससे जो यूरिन का कलर है वो ब्लैक हो जाता है। अब गैरेट ने जब इस पर फर्दर काम किया तो गैरेट को पता चला कि ये जो होमोजेंटेजिक एसिड है इसको कैटालाइज किया जाता है बॉडी के अंदर, इसको तोड़ा जाता है। लेकिन ऐसे बंदे जिनमें अल्केप्टेनोरिया डिजीज़ हो उनमें इसके कैटालाइज के लिए, इसके कैटालाइसिस के लिए, इसको तोड़ने के लिए एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब एंजाइम आपके पास क्या है, एब्सेंट है। तो अल्टीमेटली
इसका जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल मेंडल के साथ या इनके प्रीवियस काम के साथ जो था वो रिलेट कर रहा था। इसने कहा हाँ बेसिकली ह्यूमंस के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स ही होते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो एक एंजाइम की बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो एंजाइम बॉडी में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर जीन डिस्टर्ब है, जीन के अंदर म्यूटेशन है, तो इस तरह से वो ख़ास प्रोटीन या वो एंजाइम नहीं बन सकेगा और इस तरह से बॉडी में वो वाला फंक्शन जो भी स्पेसिफाइड है जिसकी वजह से म्यूटेशन हुई है डियर स्टूडेंट्स या जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता बॉडी के अंदर, वो एंजाइम अपना काम नहीं करेगा क्योंकि उस एंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी और इस तरह से वो रिएक्शन बॉडी में नहीं हो पाएगा। जैसा कि इसने होमोजेंटेजिक एसिड के बारे में बताया कि इसके लिए जो स्पेसिफिक जीन है वो म्यूटेटेड है और जीन म्यूटेटेड है तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, उसका जो बनने वाला एंजाइम है वो बनेगा ही नहीं या फिर प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं होगी, प्रॉपर उसकी जो वो फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म करेगा तो इसका कैटालाइसिस नहीं होगा। जब कैटालाइसिस नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स तो ब्लैक यूरिन प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ अल्केप्टोनूरिया। अब इस बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया बीडल एंड टाटम ने। डियर स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर भी है, फेमस भी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स जब भी हम बैक्टीरिया को लैब के अंदर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं तो हमें उनको एक मीडियम देना पड़ता है। जैसे सॉइल एक मीडियम है, अगर हम प्लांट लगाते हैं सॉइल के अंदर तो एक कम्प्लेक्स मीडियम है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम आर्टिफिशियली एक मीडियम बनाते हैं लैब के अंदर पेट्री डिश में, जिस पे क्या किया जाता है या वो कैंसर टेस्ट ट्यूब के अंदर जिस पर क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया जाता है। तो आपके पास बेसिकली दो मीडियम हैं जो आपके इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होगा उनका जिक्र होगा। एक है आपके पास मिनिमल मीडियम, ऐसा मीडियम जिसमें सिर्फ शुगर, अमोनिया, साल्ट एंड फ्यू विटामिन्स हो, ये आपके पास क्या कहलाता है, मिनिमल मीडियम कहलाता है। और मिनिमल मीडियम जो है ये स्पेसिफिकली नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होता है, मतलब वही इस पर ग्रो कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब है, जैसे मैंने ये पीछे बताया है, उसका कोई एंजाइम काम नहीं कर रहा, उसका कोई जीन काम नहीं कर रहा, म्यूटेशन है उसके अंदर, तो वो इस मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं करेगा। तो जो स्पीशी इस मीडियम के ऊपर ग्रो करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप का नाम देंगे। वाइल्ड टाइप ऐसी स्पीशी जो नेचुरली अकरिंग हो। दूसरा मीडियम हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द कंप्लीट मीडियम। इसको हम क्या नाम देते हैं, कंप्लीट मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें ग्रोथ के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हों वो आप इसमें इस मीडियम के अंदर डालते हैं, जिसमें आपके पास बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर ग्रो कर रहा है उसको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको मीडियम से ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो ये आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स मीडियम है। अब हम चलते हैं कि बीडल एंड टाटम ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। बीडल एंड टाटम ने एक फंगस ली जिसका नाम क्या है, न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा को आप डियर स्टूडेंट्स रेड ब्रेड मोल्ड का नाम भी देते हैं, पिंक ब्रेड मोल्ड का नाम भी देते हैं, क्योंकि आप ब्रेड फ्रिज के अंदर रखते हैं, कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद अगर आपने उसको नहीं खाया तो उसके ऊपर पिंक कलर की या फिर रेड कलर की जो है वो स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वो आपके पास क्या होती है, न्यूरोस्पोरा होती है। इन्होंने क्या किया, न्यूरोस्पोरा के डियर स्टूडेंट्स स्पोर लिए और मिनिमल मीडियम के ऊपर क्या कर दिया, इसको ग्रो करवा दिया। जब इसको मिनिमल मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया तो आपके पास ये जो आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फंगस जो है वो ग्रो कर गई है। वाइल्ड टाइप लिए, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, वाइल्ड टाइप लिए, उनको मिनिमल मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया, फंगस ग्रो कर गई। फिर वहाँ से क्या किया, स्पोर्स ले लिए। ये डियर स्टूडेंट्स इसके क्या हैं, स्पोर्स हैं। स्पोर्स इसके एस्कस के अंदर लगते हैं और इनको एक्सपोज करवाया एक्स रेज से, मतलब एक्स रेज जो है इनके ऊपर डियर स्टूडेंट्स उन्होंने क्या की, फॉल करवाई। अब इनको पता था कि ये जो एक्स रेज होती हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ये क्या करती हैं, जीन्स को अल्टर कर देती हैं, जीन्स के अंदर म्यूटेशन काज कर देती हैं। तो फिर डियर स्टूडेंट्स इन्होंने ये जो स्पोर थे इनको दो मीडियम्स के ऊपर ग्रो करवाया। एक जो था, ध्यान से सुनना है, ये आपके पास जो था डियर स्टूडेंट्स ये कंप्लीट मीडियम था और ये वाला जो था ये मिनिमल था। अगर आपको ऐसे समझ ना लगे तो जिनमें ये मैंने सीधी सीधी लाइनें लगाई हुई हैं दिस इज़ कॉल्ड मिनिमल मीडियम, और जिसमें ये ब्लू और ब्लैक दोनों लगाए हुए हैं दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट मीडियम।
अब जब इन स्पोर्स को ग्रो करवाया गया, तो जब कंप्लीट मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया तो ये ग्रो कर गए, लेकिन मिनिमल मीडियम के ऊपर इन्होंने नो ग्रोथ शो की, इन्होंने ग्रोथ शो नहीं की। तो जब इन्होंने ग्रोथ शो नहीं की तो फाइनली ये जो बीडल एंड टाटम थे, इन्होंने इनको म्यूटेंट का नाम दिया कि ये जो हमारे पास है ये म्यूटेंट्स हैं, ये नॉर्मल से हट कर हैं। जैसा कि आप एक्स मैन मूवी के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर जितने भी म्यूटेंट्स हैं वो क्या हैं, नॉर्मल बंदों से हट कर होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इन्हीं स्पोर्स को जिनको एक्सरे का एक्सपोजर दिया गया था, उनको कंप्लीट मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया गया तो उनकी ग्रोथ हो गई, लेकिन जब उनको मिनिमल मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया गया तो उन्होंने ग्रोथ शो नहीं की। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो कंप्लीट ग्रोथ वाले थे, या आप कह सकते हैं यहाँ से इन्होंने स्पोर्स लिए, लेकर दोबारा से उनको मिनिमल मीडियम के ऊपर क्या करवाया, ग्रो करवाया। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर पहले ही वो मिनिमल मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं कर रहे, तो क्या अब वो मतलब कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये है कि इन्होंने मिनिमल मीडियम के साथ साथ एडिशनल जो कंपाउंड्स थे वो भी दिए। क्या क्या था, इन्होंने क्या किया, मिनिमल मीडियम के साथ साथ इनको वाइटामिन्स दिए। जब वाइटामिन्स दिए और यहाँ पर सिर्फ वाइटामिन्स दिए, अमाइनो एसिड्स नहीं दिए या दूसरी कोई चीज़ नहीं दी, तो इनकी ग्रोथ नहीं हुई, यहाँ पर न्यूरोस्पोरा ग्रो नहीं की। फिर इन्होंने क्या किया, मिनिमल मीडियम के साथ साथ अमाइनो एसिड्स जो थे वो दिए, अबाउट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इस मीडियम के अंदर इन्होंने ऐड कर दिए। जब इन्होंने इसके अंदर अमाइनो एसिड ऐड किए तो डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, न्यूरोस्पोरा जो है वो ग्रो कर गया। तो ये इनका रिजल्ट जो है, यहाँ पर इनका रिजल्ट आ चुका था कि ये जितना भी हमने एक्सपेरिमेंट किया इसमें ख़ास किस्म का कोई अमाइनो एसिड बेसिकली नहीं बन रहा, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो आपके पास न्यूरोस्पोरा है ये मिनिमल मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं कर रहे। फिर इन्होंने क्या किया, फर्दर सब कल्चर बनाए। उसी तरह से ये आपके पास जो कंप्लीट मीडियम है इसी को मैंने यहाँ पर दी, इसी में से क्या किया, उन्होंने स्पोर्स लिए। ये स्पोर अब किस स्पीशी के थे, म्यूटेंट के थे, ऐसी स्पीशी जिसके डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ गई थी। म्यूटेशन किस वजह से आई थी, एक्स रेज की वजह से आ गई थी, डीएनए अल्टर हो चुका है। अब इन्होंने क्या किया, कंप्लीट मीडियम से स्पोर लिए, उनको मिनिमल मीडियम के ऊपर क्या करवाया, ग्रो करवाया। लेकिन अब इन्होंने बारी बारी क्या किया, चेक की। मैं कॉमन लाइफ के साथ आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मोबाइल्स हैं और उनमें से कोई एक मोबाइल जो है वो डिफेक्टिव है कि वो कॉल जो है वो नहीं कर पाता, उससे कॉल नहीं हो पाती। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 करके सभी मोबाइल्स को चेक करना है और अल्टीमेटली आपने डिफ़ॉल्टेड मोबाइल तक जो है वो डियर स्टूडेंट्स पहुंच जाना है कि किस मोबाइल के अंदर फॉल्ट है। इसी तरह से इन्होंने ये जो सब कल्चर बनाए था, मिनिमल मीडियम जो इन्होंने बनाया, बट इन्होंने बारी बारी क्या किया, हर एक को चेक किया। मिनिमल मीडियम के अंदर इन्होंने क्या की, कोलिन को ऐड किया, ग्रोथ जो थी वो नहीं हुई। इसी तरह से नियासिन को किया, डियर स्टूडेंट्स ग्रोथ नहीं हुई। फॉलिक एसिड डाला, ग्रोथ नहीं हुई। थायामीन डाली, ग्रोथ नहीं हुई। आर्जिनिन डाली, जैसे ही आर्जिनिन डाली ग्रोथ हो गई, मतलब न्यूरोस्पोरा जो था वो ग्रो कर गया। फिर इन्होंने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड डाला, ग्रोथ नहीं हुई। अल्फा अमाइनो बेंजोइक एसिड डाला, ग्रोथ नहीं हुई। उसके साथ इनोसिटोल यानी कि शुगर अल्कोहल है ये डाला, इससे भी ग्रोथ जो थी डियर स्टूडेंट्स वो नहीं हुई। अब अल्टीमेटली ये रिजल्ट इस पर पहुंचे कि ये जो सारी जो थी, ये सारा प्रोसेस था, बेसिकली ये सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है उसकी वजह से इस पूरी की पूरी फंगस की ग्रोथ जो थी वो रुकी हुई थी। और उस अमाइनो एसिड का नाम क्या था, आर्जिनिन था। क्योंकि आपको पता है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब ये अमाइनो एसिड जो है आर्जिनिन ही नहीं बन पाएगा, उससे क्या होगा, स्पेसिफिक प्रोटीन जिसमें आर्जिनिन आता है वो प्रोटीन नहीं बन पाएगी। अगर वो प्रोटीन नहीं बन पाती तो वो पता नहीं कितने एंजाइम का हिस्सा होती है प्रोटीन, और या आप कह सकते हैं कि कितने एंजाइम में आर्जिनिन जो है वो पाया जाता है, तो वो सारे एंजाइम नहीं बनेंगे। और आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, अगर एक एंजाइम भी नहीं बनता तो डिजीज़ हो जाती है। और इसी तरह से बहुत सारे अगर एंजाइम नहीं बनेंगे तो ग्रोथ ही नहीं होगी। तो ग्रोथ के लिए ये क्या था डियर स्टूडेंट्स, नेसेसरी था। फिर अल्टीमेटली जो बीटल एंड टाटम है वो एक्सपेरिमेंट करते चले गए और वो इस रिज़ल्ट पर पहुँचे कि ये जो आपके पास सेगमेंट है बेसिकली ये क्या है, डीएनए का सेगमेंट है जो मैंने आपको बना के दिखाया है यहाँ पर। और इस डीएनए के सेगमेंट के अंदर जीन्स प्रेजेंट है। ये जीन क्लस्टर 1 है, ये जीन क्लस्टर 2 है, ये आपके पास जीन क्लस्टर 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, जीन क्लस्टर जो था 1 वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो रिस्पॉन्सिबल था एक एंजाइम बनाने के लिए
और उसको जो जीन इनकोड कर रहा था वो था आर्जिनिन ई जीन, और वो जो एंजाइम बना रहा था वो एंजाइम था ई। इसी तरह से आर्जिनिन एफ जीन था, वो क्या बना रहा था, एंजाइम एफ बना रहा था। आर्जिनिन जी प्लस एच, ये दो जीन थे डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहे थे, दो आपके पास एंजाइम बनवा रहे थे। आपके पास जी और एच दोनों, सॉरी यहाँ पर मैंने ई लिखा हुआ है, एच और जी दोनों बनवा रहे थे। अब क्या होता था डियर स्टूडेंट्स कि जैसे ही एंजाइम ई बनेगा तो वो ग्लूटामेट जो कि प्रिकर्सर है क्या बनवाने के लिए, आर्जिनिन बनवाने के लिए, ग्लूटामेट एंजाइम की प्रेजेंस में ऑर्निथीन में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्निथीन फिर एंजाइम एफ की प्रेजेंस में सिट्रोलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह से सिट्रोलिन जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास जी की प्रेजेंस में आर्जिनिनोसक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम जी जो है। और इसी तरह से आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है वो एंजाइम एच की प्रेजेंस में फाइनल प्रोडक्ट बना देगा आर्जिनिन। डियर स्टूडेंट्स, अगर इनमें से कोई एक भी एंजाइम जो है वो मिसिंग हो या एक भी एंजाइम अपना प्रॉपर काम ना करे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि यही जीन डैमेज है तो इससे ये जो एंजाइम है यही नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा तो ग्लूटामेट ऑर्निथीन में तो कन्वर्ट हो जाएगी, बट सिट्रोलिन के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी। जब सिट्रोलिन के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होगी, इस एंजाइम को रिएक्टेंट ही नहीं मिलेगा, तो वो प्रोडक्ट में कैसे चेंज करेगा। सो दिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे, इसको आप क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन। तो मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्या आ चुकी है, डिस्टर्बेंस आ चुकी है, बिकॉज जीन के अंदर म्यूटेशन आ चुकी है, जीन जो है डिफेक्टेड है। तो इन्होंने अल्टीमेटली जो रिजल्ट दिया, इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक जीन होता है जो स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है, और इस हाइपोथेसिस को उन्होंने क्या नाम दे दिया, वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस, कि एक जीन एक एंजाइम बनाने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि जो इन्होंने न्यूरोस्पोरा के ऊपर काम किया था, जो जीन डिस्टर्ब था वो इन्होंने मुख्तलिफ साइड से देखा, मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के ऊपर देखा, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो था आर्जिनिन बनाने वाला वही डिस्टर्ब था। तो इन्होंने अल्टीमेटली क्या नाम दिया कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। फिर जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड का हाइपोथेसिस जो है वो सही माना जाता है, क्योंकि एक एंजाइम के अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स हो सकती हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो एक पॉलीपेप्टाइड होती है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जिसको हमने जीन का नाम दे दिया है, ये डिकोड होता है मैसेंजर आरएनए में और फिर ट्रांसलेट होता है प्रोटीन के अंदर, और ये प्रोटीन डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड ही होती है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल हमारा लेक्चर होगा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मुझे फीडबैक कीजिएगा, लाइक करके, कमेंट करके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।